चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, a force of 12 newton gives an object an acceleration of 4 meter per second square. The force required to give it an acceleration of 10 meter per second square. देखो ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ना, बेसिक से स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा, तो पूरा एनएलएम इसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आप ये क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ भी ट्राई करते रहो। So it is saying that a force of 12 Newton gives an object an acceleration of 4 meter per second square. The force required to give it an acceleration of 10 meter per second. तो इसमें क्या पूछा है आपको? फोर्स पूछा है, मास कितना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, मास कांस्टेंट है, और F1 बाई F2, दो फोर्स लगे हैं, F1 बाई F2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 हम कर सकते हैं ना, अगर दो मेरा मास ऑब्जेक्ट का मास अगर सेम है, तो एक का आपको 12 न्यूटन गिवन है और एक्सलरेशन एक का गिवन है 10, तो इनको इक्वेट करके हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। F2 इज इक्वल टू 4 3 जा, यहां से आप देखेंगे 4 3 जा 12 एंड F2 इज इक्वल टू 13 न्यूटन। समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, forces 5 root to 2 Newton and 6 root to 2 Newton are acting on a mass of 1000 kg at an angle of 60 degree to each other. दो फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर 60 डिग्री पे लग रहे हैं. What is the acceleration of mass after 10 seconds from the instant the forces started acting? तो अगर एंगल पे हमें फोर्स गिवन है, एक सेकेंड रुकना, हाँ, तो अगर एंगल पे दो फोर्सेस गिवन है, एक एंगल 60 डिग्री पे, तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है, और हमें यहाँ से मास गिवन है, फोर्सेस गिवन है, थीटा गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो टाइम की तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सलरेशन F बाई M, ठीक है। अब F जो यूज होगा इसमें वो रिजल्टेंट यूज होगा, सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 F2 cos थीटा, cos 60 कितना होता है? व्हाट इज cos 60? हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, टाइप कीजिए। cos 60 इज 1/2। जब आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे देन यू विल गेट एक्सलरेशन दिस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, a stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second rushes out of a tube of cross sectional area 10 raised to power minus 2 meter square। एक पानी बह रहा है, हॉरिजेंटली पानी बह रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड इट इज रशेज आउट ऑफ अ ट्यूब, जो ट्यूब होती है ना हमारी, जो पाइप होती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और उसमें से पानी बह रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाई, और वो कहां पर? वर्टिकल वॉल को हिट कर रही है। व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर? तो पानी का कितना फोर्स उस वॉल पर लगेगा, पानी का कितना फोर्स उस वॉल पर लगेगा, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू AV स्क्वायर बाई डी, बट फ्रॉम वेयर इट हैज कम? AV स्क्वायर बाई डी ये कहां से आया? बता सकते हैं कोई ये फोर्स का ये फॉर्मूला कहां से आया? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। पानी का प्रेशर भी तो लग रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कितना मास, कितना मास एक ट्यूब में से, मतलब जो ये ट्यूब है क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, कितना मास ऑफ वाटर
कितनी स्पीड से उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 15 मीटर पर सेकेंड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, इतना पानी आया, ठीक है। अब मुझे मास नहीं पता लेकिन मुझे डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, D इज इक्वल टू m/v। अब मास की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, D इंटू वी, ठीक है। A इंटू वी तो क्या बता रहा है, 1A इंटू वी इज द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब, ठीक है। A इंटू वी ये हो गया, और अब क्या आ रहा है बाहर, वहां से ट्यूब में से पानी, तो पानी का मुझे अमाउंट बताना है कि कितना फोर्स वो लगा पाएगा। तो पानी की कितनी क्वांटिटी है, आई डोंट नो, बट मुझे डेंसिटी पता है कितनी है, सो वॉल्यूम पता है, सो डी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब L क्यूब होता है ना, तो ये एरिया है तो इसको 3 एक और L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो A इज 10⁻⁻², सो दिस फॉर्मूला विल बी AV² इंटू D। वॉल्यूम क्या है, 10⁻³ इंटू D इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करूं। मैम ये फॉर्मूला कैसे आया? बेटा वही बता रही हूँ, देख फोर्स बताना है कि वॉल पर कितना लगाया। सपोज एक पाइप है आपके पास, उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पाइप इमेजिन कर ली, उसमें से पानी आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके। अब उस पानी ने, मतलब वो पानी जो फोर्स लगा रहा है, एक सामने एक वर्टिकल वॉल है और उसको हिट कर रहा है, तो मुझे ये बताना है कि कितना फोर्स लगा रहा है ये, ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स मेरा क्या होता है, फोर्स क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है विद व्हाट क्वांटिटी, वही तो फोर्स बताएगा ना। तो कितना पानी आ रहा है मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वहां से पानी आ रहा है, तो A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये एक बता रहा है ट्यूब में से इतना पानी आ रहा है, लेकिन मुझे मास नहीं पता, मास कितना है। तो मास को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी मुझे गिवन है वाटर की वहां पर, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, लेकिन मास तो मुझे पता ही नहीं है, सो m इज इक्वल टू d इंटू वी हो जाएगा। तो 1 AV टर्म इज द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब एंड 1 VD इज द मास ऑफ द वाटर। तो इतना टोटल जो फोर्स लग रहा है इन सबका मल्टीप्लाई करके दिस फॉर्मूला विल बी AV² इंटू D। A यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, D यहाँ पर डेंसिटी है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट दिस आंसर। आप समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 forces F1, F2 and F3 are simultaneously acting on a particle of mass m। 3 फोर्स लग रहे हैं एक पार्टिकल पे, ठीक है, और इसको इक्विलिब्रियम में रखा है। सपोज एक बॉल रखी है, 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है F1, F2 and F3। इफ F1 force were reversed in the direction only, the acceleration will be, मतलब F2 और F3 तो सेम है लेकिन F1 की डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले अगर ऐसे लग रहा था तो अब F1 की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा F/m होता है, ठीक है। F क्या होना चाहिए, F नेट, मतलब कि जो टोटल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो F नेट इज इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अब बोला कि F1 की डायरेक्शन के रिवर्स कर दी, सो आई कैन राइट F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा है, क्योंकि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सो F2 प्लस F3 कैन बी रिटन एज माइनस F1, लिख सकते हैं ना यहाँ से, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। सो F नेट को वापिस से कैसे लिख सकते हैं, माइनस F1 तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से आ गया, और F2 प्लस F3 को भी अगर मैं ऑपोजिट, मतलब F2 F3 को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द F1। तो एक माइनस F1 आया था इक्विलिब्रियम कंडीशन से, एक माइनस F1 आया है फोर्स 1 की डायरेक्शन चेंज करने से। सो यहाँ पर 2 फोर्स हो गए, मतलब ये पूरा जो फोर्स नेट फोर्स है ये F1 की टर्म में आ गया और दोनों के नेगेटिव साइन, सो इट इज -2 F1। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F नेट डिवाइड बाई m विच इज -2 F1 बाई m। समझ में आ गया,
एक बार फिर देख लो ये क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। चलू नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं क्या? मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा, देख, एक पार्टिकल आपके पास रखा है, तीन फोर्स उस पे लग रहे हैं। पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन पे फोकस करो। एक पार्टिकल रखा है, उस पे तीन फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स लगने के बाद पार्टिकल मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, यहां तक आपको क्या समझ में आता है कि पार्टिकल मेरा चल नहीं रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है और तीनों फोर्सेस का सम क्या आ रहा है? 0। तीनों फोर्सेस का सम, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है ना, चाहे कोई कितना भी फोर्स लगा ले, रिजल्टेंट फोर्स तो 0 ही रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो आपने फर्स्ट लाइन से क्या निकाला? F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। F2 प्लस F3 कैन बी रिटन एज माइनस F1। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन तक की बात करी है। समझ में आ गया ये वाली चीज? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ F1 फोर्सेस वर रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन ओनली। अब इस सिचुएशन के बाद जो F1 फोर्स है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, अब एक्सलरेशन बताना है। तो अब यही आप ये देखो, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। अब F2 प्लस F3 की जगह आप माइनस F1 रख सकते हैं, है ना? इसी इक्वेशन में F1 प्लस F2 प्लस F3 में इसकी जगह पे आप माइनस F1 रख सकते हैं और F1 फोर्स की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया। अब उसको भी रिवर्स कर दिया तो F1 की जगह माइनस F1 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। आ रही है समझ में बात? यस मैम। तो माइनस F1 हो गया, एक तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, एक माइनस F1 आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, माइनस F1 अगेन F2 F3 की जगह माइनस F1, तो क्या हो गया? F नेट इज -2F1। ठीक है, अब एक्सलरेशन क्या होता है? F नेट बाई m, सो -2F1 बाई m इज द आंसर, विच इज ऑप्शन डी। अब क्लियर है? यस मैम। अभी क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q horizontally pushed in the same direction a 1200 kg crate। ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, P और Q सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। पुश मतलब पुश करने के लिए एक 1200 kg का क्रेट रखा है, उस पे दो फोर्स लग रहे हैं P एंड Q, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए। P pushes with the force of 500 न्यूटन and Q pushes with the force of 300 न्यूटन। अब P की वैल्यू है 500 एंड Q की वैल्यू है 300। सपोज देयर इज ए बॉक्स, उस बॉक्स पे दो फोर्स लगा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं, एक फोर्स की वैल्यू है 500, एक फोर्स की वैल्यू है 300। इफ अ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स 200 न्यूटन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप किसी चीज को आगे की तरफ धकेल रहे हो तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना? यस क्वेश्चन मैम। ध्यान से पढ़ो। फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उस फोर्स की कितनी वैल्यू है? 200 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सलरेशन ऑफ द क्रेट? अब एक्सलरेशन हमें निकालना है, कैसे करेंगे? बैलेंस करना है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है माइनस जो पीछे की तरफ लग रहा है। आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 500 प्लस 300, दो फोर्स लग रहे हैं ना आगे की तरफ, P और Q, और एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 200। सो 800 माइनस 200 इज 600। इतना तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब आपको एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 600 है और मास कितना है? 1200। एक्सलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। सिंपल क्वेश्चन है ना? यस मैम। ये एक ही बच्ची यस मैम कर रही है, बाकी सब कहाँ पर है? बाकी सबको कोई लेना देना नहीं है क्या? भाई बोलो फिर।
ये अंगूठा दिखाने से क्या होगा, ये तो मैं भी दिखा दूंगी तुम लोगों को। बोलना भी तो पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon has 8 gram of air. A small hole is pierced into it. एक गुब्बारा है, गुब्बारे में 8 ग्राम हवा भर दी है। A small air is pierced into it. ठीक है, उसमें एक छेद कर दिया। The air escapes at a uniform rate of 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब उसमें आप छेद करोगे तो हवा क्या करेगी, बाहर की तरफ भागेगी। ठीक है, बाहर की तरफ भागेगी कितनी स्पीड से, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। If the balloon shrinks in 5.6 seconds, then the average force acting on the balloon is। तो ये क्या पूछ रहा है कि अगर बलून मेरा 5.6 सेकंड में श्रिंक हो जा रहा है वापस से, तो एवरेज फोर्स कितना लगा बलून पे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर टाइम के साथ आप फोर्स को लिखते हो तो क्या होता है, एवरेज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, mv/t लिख सकते हैं ना, p/t, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ इज चेंज इन द रेट ऑफ द मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू mv/t। अब आपके पास मास ऑफ द एयर गिवन है, वेलोसिटी मतलब स्पीड आपको गिवन है, और टाइम भी गिवन है। तो ये सारी चीजें पुट करेंगे। याद है आपको एवरेज फोर्स के हमने क्वेश्चन किए थे पहले, एक बार लेक्चर्स रिवाइज करना, एवरेज फोर्स के क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं। तो यहाँ से आपके पास कितना फोर्स आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ न्यूटन, जो मतलब जो बलून जब श्रिंक हो रहा है तो उस पे जो एवरेज फोर्स लग रहा है उस टाइम पे, दैट इज द 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 2 kg moving on horizontal surface with an initial velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपके पास u है 4 मीटर पर सेकेंड, m है 2 kg। कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड का टाइम लिया। इफ वन वांट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, देन द फोर्स रिक्वायर्ड। अगर मैं चाहूं कि मेरा ये बॉडी अभी भी चलती रहे सेम सरफेस पे विद 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे। एक्सलरेशन निकालो, पहले आपको सारी कंडीशंस गिवन है, एक्सलरेशन निकाल लो। अब फोर्स पूछा है, ठीक है, फोर्स पूछा है तो मास आपको गिवन, एक्सलरेशन निकालोगे, एम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा। सो ये वाली पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी फर्स्ट वाली, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v कितना है 0, क्योंकि बॉडी मेरी क्या आ गई है, रेस्ट स्टेट में। एंड 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4 प्लस a इंटू टी, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से आपको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है टू कीप दिस बॉडी मूविंग। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन आ गया, और आप इसको फोर्स के फॉर्मूला में रख देंगे, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ship of mass 3000 kg initially at rest is pulled by a force of 1.8 into 10⁻⁴ Newton through a distance of 3 मीटर। अब इस एक लाइन से आपको क्या क्या डेटा मिल गया, मास मिल गया, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 1.8, तो फोर्स कितना लग रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁴ थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। आपको एस मिल गया 3 मीटर, ठीक है। v मिल गया, u मिल गया, s मिल गया, m मिल गया, सारी चीजें मिल गई। assuming that the resistance due to water is negligible, the speed of the ship is, स्पीड निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी हमारे डेटा के हिसाब से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, हमें चाहिए पहले क्या, v स्क्वायर। अब u स्क्वायर तो 0 था, इनिशियली एट रेस्ट बोला था, तो u इज इक्वल टू 0, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
अब v निकालनी है कि कितनी स्पीड से ये चल रही थी, फाइनल स्पीड निकालनी है। तो √2as हो जाएगा। अब a लेकिन मेरे पास नहीं है, तो a निकालने के लिए मुझे बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। a निकालने के लिए क्या करेंगे, F/m। ठीक है, आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एंड दैट विल बी 1.8 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, 3 मीटर। तो ये जब पूरा डेटा यहाँ पर आप पुट करोगे, देन यू विल गेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द शिप इज 6 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गन कैन एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 180 न्यूटन। एक गन है, वो एवरेज फोर्स लगा सकती है 180 न्यूटन अगेंस्ट द बुलेट, एंड द गन फायर 50 ग्राम बुलेट्स एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। गन फोर्स लगा सकते हैं 180 न्यूटन अगेंस्ट द बुलेट, एंड 50 ग्राम की बुलेट को 1 किलोमीटर पर सेकेंड से निकालती है। द बुलेट रिलीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द गन पर मिनट। ये मुझे निकालनी है कि कितनी, 1 मिनट में कितनी बुलेट को निकाल सकती है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? फोर्स गिवन है आपको, ठीक है, जो आपको गिवन डेटा है वहां के हिसाब से आप देखिए आपको क्या चीज यूज करनी होगी। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम which can be written as dp/dt, p is equal to mv। so n नंबर ऑफ बुलेट आपको निकालनी है पर मिनट, 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो n आपको निकालना है, तो m इंटू v/t में कर सकती है, और फोर्स आपको बताया कि 180 न्यूटन लगा सकती है। so 180 is equal to n into mass of the one bullet, that is 50 into 10⁻³ एंड वेलोसिटी कितनी गिवन है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड। और 1 मिनट के हिसाब से निकालना है, तो सेकंड के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो जब आप ये सारी चीजें पुट करोगे, 180 इज इक्वल टू n इंटू 50 इंटू 10⁻³ 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू 216। तो 1 मिनट में ये गन कितनी बुलेट फायर कर सकती है, 216, ठीक है। समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। आपको पहले ये की डेटा देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार को आपको स्ट्राइक करने में टाइम लग जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Next question. A body of 2 kg has an initial speed 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मिल गया यहाँ से आपको? मास मिल गया, u मिल गया, ठीक है। m is 2 kg and u is 5 मीटर पर सेकेंड। A force acts on it for 4 सेकेंड in the direction of the motion। फोर्स लग रहा है 4 सेकेंड के लिए इस बॉडी पे। The force time graph is shown in the figure। The final speed of the body is। ये आपको फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, यहाँ से फाइनल स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे निकाली? 12.125 कैसे आई यहाँ से? How did you find it? बोलो। सबसे पहले फोर्स है, तो फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, mv/t। mv/t लिख सकती हूँ ना। तो फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। एंड फाइनल स्पीड निकालनी है, v निकालनी है। v कैन बी फाइंड आउट एज, ये देखो, ये जो फोर्स गिवन है ये मैंने बताया Fv इज इक्वल टू mv/t। अब इनिशियल और फाइनल F इंटू टी, लाइक दिस। एरिया अंडर द फोर्स ft ग्राफ होता है। सबसे पहले तो एरिया पढ़ाया था ना मैंने, ft ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, इट इज गिविंग यू चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है। सो ft इज m इंटू v माइनस u। तो f आपको गिवन है यहाँ से। अब ये ग्राफ से आप कैसे निकालेंगे? मान लो आप इस वाले की बात कर रहे हो जो फर्स्ट है 0 से 2, इसकी आप एरिया निकालो फर्स्ट वाले पार्ट का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। अब सेकंड वाले का, इस सेकंड वाला क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। 2 से 4 सेकंड तक ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, L इंटू बी, दैट इज 2 इंटू L कितनी है, 2
एंड बी कितनी है 4, सॉरी एल है 4 और बी है 2, सो एल इंटू बी प्लस अगेन ये क्या बन गया ट्रेपेजॉइड बन रहा है 4 to 4.5 सेकेंड तक ये ट्रेपेजॉइड बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला Half फॉर ट्रेपेजॉइड? sum of parallel side into height. यस, सो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली 4 मतलब 4 एंड 3 तक है ये, सॉरी 2 तक है, 2 और 4 1/2 इंटू 2 प्लस 4 एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5 अगेन 4.5 सेकेंड से 6.5 सेकेंड तक, अगेन इट इज अ रेक्टेंगल, सो इट्स लेंथ इज 2 इंटू 1, सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व। इन सबका एरिया निकाल के आप ऐड करते जाओगे, यू विल गेट द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन बन रही है आपकी यहां तक, मतलब एफ डॉट टी ये वाला सारा आपका एरिया आ गया इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। मास गिवन था 2, फाइनल स्पीड आपको निकालनी है और यू आपको 5 गिवन है, तो जब आप 2 इंटू वी माइनस 5 को इस एरिया के इक्वल रखेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी। समझ आ गया या फिर से बताओ? Yes, ma'am. आ गया. आ गया ना, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 2 blocks of masses 3 kg and अनुष्का गेट पे देखना कोई है। 2 blocks of masses 3 kg and 1 kg are kept in contact with each other on a frictionless horizontal surface। आपको डायग्राम में दिख रहा है 3 kg and 1 kg के बॉक्स रखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे with each other on a frictionless horizontal surface। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। If a force of 10 न्यूटन is applied on the larger block, अब 3 kg पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, what is the contact force between the two blocks? कैसे निकालते कॉन्टेक्ट फोर्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकलेगा? याद है हमने एक बार क्वेश्चन किया था ऐसा। पहले क्या करते हैं, पहले आप पूरे एक सिस्टम के एक्सलरेशन निकाल लो। ठीक है, जब आपके पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट गिवन है और एक पे एक्सलरेशन लग रहा है, एक पे फोर्स लग रहा है, तो पूरे जो सिस्टम है मैं इसका एक्सलरेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा एक्सलरेशन फाइंड आउट करूंगी तो F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 10/4, तो आपके पास एक्सलरेशन आ गया। अब आपको कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है दोनों के बीच का, मतलब आपको n निकालना है। अब 3 kg 1 kg पे फोर्स लगा रहा है और 1 kg 3 kg पे फोर्स लगा रहा है, तो मान लीजिए मैं m2 की बात कर रही हूँ, सो इसका फॉर्मूला m2 इंटू ए है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो m2 इंटू ए होगा ना, दैट 1 kg 1k इज द m2 हियर, सो m2 इंटू ए आपने निकाल लिया, दैट इज f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, सो दिस इज total force is equal, so total acceleration is 10/4 and mass of the second object is 1, so contact force between the two blocks is 2.5 न्यूटन। तो अब जो ये 1 kg का आ गया कि 1 kg 3 kg पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो 3 kg भी क्या सेम फोर्स लगा रहा है? अब इज इट सेम फोर्स, बोलो। अरे ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये जो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे नेचर में। तो जो 1 kg 3 kg पे फोर्स लगा रहा है दैट इज कांटेक्ट फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स है, और सिमिलरली 3 kg भी 1 kg पे लगाएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम रहे, दोनों की सेम बात है। आप अगर 3 kg पे भी निकालोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is released from the roof of an elevator going up with an acceleration of 5 meter per second square। एक एलिवेटर मतलब लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, उसके रूफ से एक स्टोन को रिलीज किया है। ठीक है, अब एलिवेटर ऊपर जा रहा है कितने एक्सलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, अब स्टोन के एक्सलरेशन बताना है कितना होगा? 9.8 है, बट कैसे होगा ये बताओ। मैम ग्रेविटी की वजह से।
ठीक है, अब चाहे लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, जो चीज नीचे की तरफ गिर रही है, जिस चीज को आपने रिलीज कर दिया है, तो वो क्या फ्री फॉल होता है। ठीक है, और फ्री फॉल में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सो दैट इज, एंड द ऑब्जेक्ट वंस यू रिलीज इट विल ऑलवेज कम टुवर्ड्स द surface of the earth, so it will be always downward, and that magnitude of that downward force is the gravity, and that is 9.8 meter per second square डाउनवर्ड। ठीक है, सिंपल सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इन अ लिफ्ट, 60 किलो का एक बंदा है, लिफ्ट में जा रहा है। चेंज इन द अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उस पर्सन के मास में कोई चेंज आएगा, उस पर्सन के मास में कोई चेंज आएगा, वेट में। अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या होता है, पढ़ा ही है आपने। अरे हाँ कि ना। देखो, लिफ्ट में अगर कोई खड़ा है, ऊपर की तरफ वेट जा रहा है, ठीक है, एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक बार लिफ्ट नीचे आ रही है। सपोज यू आर कमिंग डाउनवर्ड, ठीक है, तो आपको कभी ऐसा वेटलेसनेस फील होता है क्या, लाइक इफ यू हैव बीन इन द लिफ्ट एवर, देन एक सेकेंड, अगर आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो जो लिफ्ट का एक्सलरेशन है और जी की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, तो आपका जो अपियरेंट वेट है वो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हो लिफ्ट के साथ, तो जो ग्रेविटेशन वैल्यू है और जो एक्सलरेशन है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो जब आप नीचे आओगे तो आपका अपियरेंट वेट कम हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो अपियरेंट वेट ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल वेट का मतलब है इफ यू आर ऑन द ग्राउंड, मतलब आप कहीं पर भी लिफ्ट में नहीं हो, ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, आप स्टेशनरी स्टेट में खड़े हो, दैट इज योर एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट का मतलब है ये चेंज हो जाता है, जो दिखता है बट होता नहीं है। लिफ्ट में अगर आप ऊपर जाओगे, योर अपेरेंट वेट विल बी इंक्रीजिंग, एंड इफ यू आर कमिंग डाउनवर्ड देन इट विल बी डिक्रीजिंग। सो अगर मैं फर्स्ट केस की बात देखूं, जब वो ऊपर जा रहा है, देन इट विल बी m इंटू ए, m इंटू जी। वेट क्या है, mg होता है, सो m इंटू जी प्लस ए, दैट इज 60 इंटू जी प्लस 2, एंड जब डाउनवर्ड आ रही है दैट विल बी 60 इंटू जी माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस, तो न्यूटन। ठीक है, तो चेंज इन द अपियरेंट वेट कितना आ गया, 240 न्यूटन फोर्स का चेंज आ गया जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी, इन दोनों कंडीशंस में। ठीक है, समझ आ गया, इज इट क्लियर और नॉट, या फिर से बताऊं, बोलो मैम बोलो, फिर से बता दो। फिर से बता दी। ठीक है, लिफ्ट में बैठी हो कभी, यस मैम। लिफ्ट में बैठते नहीं है वैसे, खड़े रहते हैं तो आप लिफ्ट में खड़े हो, ऐसा कभी होता है कि आप जब लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, तो आपको ऐसे हल्का सा चक्कर आ रहा हो, ऐसा कभी फील किया है आपने। यस मैम, जब नीचे आते तो थोड़ा लगता है। लगता है ना, वो क्यों लगता है, क्योंकि आपका जो अपियरेंट वेट है ना, जो एक्चुअल वेट है, अपियरेंट वेट उससे कम हो जाता है, आप मासलेस फील करते हो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ ऐसे बाहर, मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा फील, जैसे राइड्स में भी क्या होता है, एक बार को ऐसा फील होता है कि बस हमारा कोई वजन नहीं है, मतलब हवा जैसा फील होता है, अगर आप राइड में हो और द टॉप ऑफ द राइड हो, तब ऐसा फील होता है। ठीक है, तो सेम लिफ्ट में है, अगर लिफ्ट आप में लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो वेट है, मतलब वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। लिफ्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो लिफ्ट का जो एक्सलेशन है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, सो टोटल ग्रेविटी विल बी जी प्लस ए। ठीक है, जब ऊपर जा रहे हो तब नहीं होगा, लेकिन जब डाउनवर्ड आते हो तो आपको वेटलेसनेस फील होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो एक्चुअल वेट है वो कम हो जाता है, वो अपियरेंट वेट हो जाता है, और वो कम होगा तो जी माइनस ए होता है। So that is, if you are then
your apparent weight will be greater than the actual weight, and if you are coming downward in the lift, then your apparent will be actual. ठीक है, तो ये पूछा था कि इन दोनों केसेस में कितना डिफरेंस आएगा, वो आपको निकालना था. तो W1 माइनस W2 आप इनको पुट करोगे, देन यू विल गेट द there is a difference of the force that is 240 Newton. अब क्लियर है? यस मैम. ठीक है, बच्चों ने छुट्टी मनाई ली, बच्चे नहीं आए. ठीक है, कोई बात नहीं. Now next question is there. M1 is equal to 10 kg, M2 is equal to 4 kg, M3 is equal to 2 kg. ये सिस्टम है, M1, M2, M3 है, सबके मास गिवन है. एक्सलेरेशन निकालना है सिस्टम का, तो कैसे निकालेंगे? पहले आप हर एक इंडिविजुअल मास की फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. ठीक है, इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, उन इक्वेशंस को करके आंसर आ जाएगा. तो M1 के लिए क्या हो रहा है? M1 फोर्स के लिए, अब देखो M1 सबसे ज्यादा 10 kg है, तो इसका एक्सलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा ना. M1 10 kg है, 4 और 2 से तो ज्यादा ही है, सो इट विल बी डाउनवर्ड, एक्सलरेशन विल बी डाउनवर्ड. और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो क्या है? ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है. एंड तो हम क्या करेंगे? M1 minus T is equal to 10. This is the first equation. M2 के लिए क्या हो जाएगा? What is this for M2? अब M2 के क्या कंपोनेंट्स बनेंगे? नॉर्मल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब 30 डिग्री गिवन है, तो mg sin थीटा अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल एंड mg cos थीटा अलोंग विद द वर्टिकल. याद है ना, हम ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे. अरे याद है ना. अब टेंशन लग रही है पीछे की तरफ. ठीक है, टेंशन M2G साइन कॉम्पोनेंट आगे. ठीक है, और एक टेंशन इसमें भी है, एक टेंशन यहाँ पर है, एक टेंशन यहाँ पर है. और एक्सलरेशन किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि 10 kg इसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ. तो वी कैन राइट टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन प्लस टेंशन इन दिस, मतलब माइनस टेंशन इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज M2 into G. और एक्सलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो वी कैन राइट इज M2 into A. ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? आपके पास पेन पेपर है? M2 का फ्री बॉडी आ रही है? मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. कितनी क्रैक हो रही है? बहुत ज्यादा. मैम अभी सही है, पहले थोड़ी थोड़ी हो रही थी. एक मिनट. अभी भी हो रही है? नो मैम. अब नहीं हो रही ना? ठीक है, वो मेरा ईयरफोन की वजह से हो सकता है, ब्लूटूथ है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. अब मैंने हटा दिया, कुछ नहीं है. अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए. जल्दी बनाएं. मेरी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या वॉइस में? मैम अब नहीं आ रहा. अभी बंद हुआ है? यस मैम. ओके, वो एसी की आवाज होगी, एसी चल रहा था ना इसलिए. फिर मैंने बंद कर दी. क्वेश्चन करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M2 का. ओके. सो आप जब इक्वेशन बनाएंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 is 1/2, M2 is 4.
सो इट विल बी 2g माइनस टी डैश. सो ये वाली इक्वेशन बनेगी. अब m3 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? m3 की कितनी वैल्यू है? 2 kg है और आगे की तरफ सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मासेस हैं, तो ये क्या ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m3g माइनस t इज इक्वल टू m3 इंटू a. ठीक है. सो थर्ड इक्वेशन विल बी दिस. नाउ इन तीनों इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपका कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आप खुद करना. तो एक्सलरेशन क्या आ गया? एक्सलरेशन इन द टर्म ऑफ g इज 5/8. ठीक है. आपको यहाँ पे मैंने इक्वेशंस कैसे लिखी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया समझो. इज इट क्लियर और नॉट? मैम इंक्लाइन प्लेन पर जो m2 की जो इक्वेशन है वो नहीं समझ आई. ठीक है बेटा. m किधर लगेगा? m2 पे अपवर्ड डायरेक्शन में. mg के कंपोनेंट्स बनाते थे हम. mg के कंपोनेंट्स बनाते थे ना, जो इंक्लाइन प्लेन के साथ जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. याद. ओके अब आइए. बिल्कुल नहीं आ रही मैम आवाज. आ रही है अब. अब आइए ना. ठीक है. हाँ. तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg. mg sin थीटा m2g sin थीटा component is along with the horizontal. m2g cos थीटा is along with this vertical. मतलब n को बैलेंस करेगा m2g cos थीटा. लेकिन हमें वर्टिकल तो चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल चाहिए. ठीक है. और m2 का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि m1 कितना है? 10 kg और m2 कितना है? 4 kg. तो जिधर वेट ज्यादा होगा उधर ही मेरा ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. तो m2 की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और टेंशन इस पे, एक तो टेंशन लग रहा है m1 की वजह से, एक टेंशन लग रहा है m3 की वजह से, तो ये दोनों अलग अलग होंगी. ठीक है. तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? t जो m1 की तरफ लग रहा था, t जो m1 की तरफ लग रहा था, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट लग रहा है, दैट इज m2g sin 30 डिग्री. इतना समझ में आया? यस इतना समझ मैम. में आया कि नहीं आया? अब ऊपर की तरफ लग रहा है टी डैश, वो लग रहा है m3 की वजह से. सो m2g sin 30 प्लस टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये चीज क्लियर है? में m2 इंटू a दैट इज 4a. आप क्लियर है? यस मैम. है कि नहीं है? नहीं. हो गई ना. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है. सबको आप पुट करोगे, आपके पास इक्वेशन आ गई. अब m3 की इक्वेशन बना लो. सिमिलरली m3 की बन जाएगी. m3 के लिए टेंशन है, टी डैश है. ठीक है. टी डैश अब अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन है. m3 का अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है. सो टी डैश माइनस m3g इज इक्वल टू m3 इंटू ए. ये इसकी इक्वेशन बनेगी. टी डैश माइनस m3g इज इक्वल टू m3 इंटू ए. अब इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो एक्सेलरेशन की, दैट इज 5/8g. ओके. अब क्लियर है? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 आर a1 एंड a2. देन क्या कंडीशन हो सकती है? ये देखो, पहले ये सिस्टम देखो क्या है. m1 and m2, acceleration of m1 and m2 are a1 and a2. तो क्या सिचुएशन फॉलो होगी? कौन सा आंसर होगा इसका? मैम इसमें टेंशन फोर्स तो सबकी इक्वल होगी. ओके. मैम इसमें एंड ए ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन तो आपको दिख रहा है ना आंसर, बट ये क्यों होगा?
फ्री बॉडी डायग्राम बनाए दोनों का, M1 और M2 का। मैम बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम से? मैम M1 में एक राइट एक्स एक्सिस की तरफ टेंशन फोर्स है और नीचे mg। M2 में ऊपर की साइड 2t फोर्स है और नीचे की साइड mg। ठीक है, अब एक्सलरेशन कौन सी किस में कहाँ पर लग रहा है? मैम M1 एक्सेलरेशन में? होगी तो यस मैम। M1 में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, M2 में डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ये ऐसे सॉल्व होगा। A2 मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका एक्सलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब x2 यहाँ पर क्या है? जो M2 की जो M1 और पुली के बीच में डिस्टेंस है और M2 और जो पुली के बीच में डिस्टेंस है वो हाफ दिख रही है। मतलब ये गिवन नहीं है बट यू हैव टू सपोज कि ये हाफ है। ठीक है, तो x बाई 2 है M2 के केस में, दिस इज x बाई 2। तो आप यहाँ पर पुट करोगे s1 बाई 2, ये इक्वेशन बन गई। और M1 के लिए क्या थी? डी स्क्वायर x1 बाई डी टी। ठीक है, जब इन दोनों को रिलेट करोगे मास M2 के लिए और मास M1 के लिए, देन A2 इज इक्वल टू हाफ A1। A1 का क्या रिलेशन आ गया? 2 इंटू A2। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, ये वाली चीज आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, बट फिर भी देख लेना, ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस का, ये कंस्ट्रेंट है। यहाँ पर आप देखोगे M1 और पुली के बीच में दैट डिस्टेंस इज x एंड M2 एंड पुली के बीच में x बाई 2। अब एक्सलरेशन क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी। तो टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है? तो M2 के साथ कितना? हाफ आ जाएगा। ठीक है, और A1 कितना हो गया? डबल ऑफ 2A2। सो A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two objects of masses 2 kg and 3 kg are connected by a light string over a light smooth pulley clamped at the top of a smooth inclined plane of inclination 30 degree। पहले डायग्राम बनाओ, इंक्लाइन प्लेन बनाओ। ठीक है, उस पे दो ऑब्जेक्ट रखे हैं 2 kg एंड 3 kg और वो एक पुली से कनेक्टेड है। ठीक है, at the top of a smooth inclined plane of inclination angle 30 degree। The object of mass 2 kg is hanging vertically and the other object is on the inclined plane। inclined plane है, एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है। ठीक है, इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। कैसे निकालेंगे? M1 is on the, M2 is on the inclined plane and M1 is hanging। इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब 3 kg नीचे हैंग कर रहा है तो एक्सलरेशन किधर है? 3 kg की तरफ होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में अगर 3 kg इज हैंगिंग देन एक्सलरेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप टोटल अगर आप जो इंक्लाइनेशन एंगल पे जो आपका मास रखा हुआ है 2 kg, आप उसकी क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कंपोनेंट्स बनेंगे। एक्सलरेशन क्या है? मतलब अगर आप यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी डिवाइड बाई m प्लस m2। ये मैं आप एक बार मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। आप नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अब आ रही है आवाज सही है? यस मैम। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर दैट इज g बाई 10 डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि जो हैवियर बॉडी है वो हैंग कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज
आपको कुछ नहीं करना, जो इंक्लाइन प्लेन पे है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो डाउनवर्ड जो हैंग कर रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एक्सलरेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। जब आप इक्वेशन बनाओगे आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा एक्सलरेशन का, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली। ओके मैम इंक्लाइन हाँ कि प्लेन ना, पर 3 kg वाला है ना? इंक्लाइन प्लेन पर 2 kg है, सॉरी मैम यहाँ पे इंक्लाइन लिखा है प्लेन पर क्या, मैम यहाँ पे इंक्लाइन लिखा है प्लेन ना, पर द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज हैंगिंग। यस, इंक्लाइन प्लेन पर 3 kg है, 2 kg हैंग कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m1 is 2 kg, m2 is 3 kg। 2 kg is hanging vertically लिखा हुआ है ना, 2 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग कर रहा है, m3 जो 3 kg है वो इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब एक्सलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो किधर होगा, दोनों मान इंक्लाइन प्लेन पर। की वजह से होगा। हाँ एक केस किया था ना हमने कि एक पुलिस से दोनों ऑब्जेक्ट हैंग कर रहे हैं, दोनों मासेस हैंग कर रहे थे, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, वो वाला याद है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यस मैम। वो आपको याद है ना वो वाला सिस्टम। तो ऐसे ही आप अब उसी सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इंक्लाइन पे रख दिया, तो सेम टू सेम है। अब इंक्लाइन मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, साइन कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, कोस कंपोनेंट तो वर्टिकल आ जाता है, लेकिन हम वर्टिकल यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइन प्लेन पर होगा उसका साइन थीटा का कंपोनेंट वहां पर आप उस फॉर्मूला में पुट कर दें, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पर m2 मेरा जो 3 kg है वो इंक्लाइन प्लेन पर है, तो मैं उसका कंपोनेंट ले लूंगी m2 साइन थीटा, थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, m2 यहाँ पर आपको 3 kg गिवन है, इस फॉर्मूला में पुट करोगे आंसर आपके सामने। ओके यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन निकालनी है इसमें, टेंशन निकालनी है, टेंशन निकाल लोगे आप, अगर एक्सलरेशन निकालोगे इक्वेशन बन गई तो टेंशन भी निकल जाएगी, ठीक है। m1 इंटू m2 g 1 प्लस साइन थीटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला में पुट कर देना, आ जाएगी टेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू लोअर ए 100 kg बॉडी फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस using a cord with a breaking strength of 80 kg weight without breaking the rope। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, टेंशन है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रोप मींस टेंशन। तो ये पूछा है कि आप 100 kg बॉडी को कैसे लोअर डाउन कर सकते हो एक छत से। एक आपने 100 kg का बॉडी जो एक रोप से बांधा, तो आप उसको नीचे किस मतलब उसकी टेंशन कितनी होनी चाहिए कि वो विदाउट ब्रेकिंग आप उस ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचा सको छत से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज होती है मेरे पास, एक्सलरेशन निकालना है, ठीक है। पहले तो एक इक्वेशन, अब उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, ठीक है। सो T इज इक्वल टू, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। सो mg माइनस ma, पहले आपके पास टोटल फोर्स आ गया, दैट इज 20g। अब एक्सलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, एक्सलरेशन क्या होता है, t बाई m, टेंशन भी एक फोर्स है, दैट इज 20g बाई 100। सो एक्सलरेशन मतलब अगर मैं 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से 100 kg की बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज रही हूँ मैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंशन 80 kg वेट के साथ, तो वो सेफली पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो हमने वो एक्सलरेशन निकाला, दैट इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं।
यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था, इफ यू रिमेम्बर। एक चेन ली थी, या आप यहाँ पर एक रोप ले सकते हो, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है। अब आप उसका एक एंड को उठा के आगे के डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, अवे फ्रॉम दैट एंड, एक एंड है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, स्ट्रेट रोप ऑफ लेंथ L is kept on a frictionless horizontal surface and a force F is applied to one end of the rope in the direction of its length and away from that end। मतलब मान लो चेन रखी हुई है, एक जो उसका एक एंड को आप पकड़ के फोर्स लगा रहे हो उस पे, ठीक है, तो उसमें कितनी टेंशन होगी, उसका जो एंड पार्ट होगा उसमें कितनी टेंशन होगी। तो मान लो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कुछ पार्ट पर लगेगी, ठीक है, जो लास्ट का पार्ट रहेगा, जो मतलब एंड में रहता है, उस पे तो कोई टेंशन पहुंच नहीं पाएगी, लास्ट के पार्ट में टेंशन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो मास डिवाइड कर लेते हैं, टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम का मतलब है जहां तक आप टेंशन अप्लाई कर सकते हो, और स्मॉल एम का मतलब है जहां पे टेंशन नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज टी इज इक्वल टू एम माइनस एम ए कैन बी रिटर्न एज एफ बाई एम, एंड टी इज इक्वल टू एफ इंटू एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। और ये क्या है, ये एल बाई एल मतलब दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। सो स्मॉल एम वो वाला पार्ट है जिसपे टेंशन नहीं लग रही है एक एंड पे, एंड कैपिटल एल वो वाला पार्ट है जहां पर टेंशन लग रही है, जिसपे आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, ठीक है। सो एम से एल कैसे है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, सो एल से आपने इनको डिवाइड किया, ठीक है, तो मास कट गया, यहाँ पर क्या बचा, ओनली स्मॉल एल बाई एल, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मान लो एक चेन पड़ी है, आप उसको उठा के चलते हो, तो आप तो सिर्फ फोर्स आगे वाले पार्ट पे लगा रहे हो ना, लास्ट पार्ट में क्या टेंशन लग रही है, लास्ट पार्ट तो उसके साथ अपने आप चल रहा है ना। अगर आप उठा के चल रहे हो तो लास्ट पार्ट तो स्टिल जमीन पे है, वो उठा नहीं है, सिर्फ आधा पार्ट उठेगा। तो आधा पार्ट कहाँ तक उठेगा ये मुझे नहीं पता, वो एग्जैक्टली आधा होगा भी या नहीं भी होगा। तो मैंने उन मासेस को डिवाइड कर लिया कि जो उठ गया है, मतलब जो जमीन से ऊपर उठ गया मेरे फोर्स लगाने से, और जो जमीन पर है, मैं उन दोनों को डिवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मास यहाँ पर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ हम ले रहे हैं, रोप एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड, वो मैंने यहाँ पर लिया, तो मास को मैंने एल के टर्म में लिख दिया है, और ये इसकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर ये एम को एल में चेंज करते हो कि लेंथ पर यूनिट में, then this formula will come, the tension is equal to F into 1 minus L by L, and remember this answer। मतलब ये रिजल्ट है, आप इसको याद करना। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको गिवन हो सकती है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, ओके। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज फोर्स necessary to stop a hammer with 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम in 0.05 सेकेंड expressed in न्यूटन। मतलब अब आपको फोर्स गिवन है, मोमेंटम गिवन है, टाइम गिवन है, आपको पूछा है कि एवरेज फोर्स निकालना है। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, P बाई टी। फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज m इंटू वी डिवाइड बाई टी। आपके पास m गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, ठीक है। आप इन सभी वैल्यूज को पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ फॉर्मूला ऑफ द एवरेज फोर्स, दैट इज 500 न्यूटन। सिंपल है ना? यस मैम। सिंपल है ना क्वेश्चन? ठीक है मैम ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल ही है। हाँ, इसीलिए करा रही हूँ मैं, ताकि आपको एक बार पीछे का रिवीजन भी हो जाए और बेसिक आइडिया भी लग जाए, क्योंकि शुरू में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो क्वेश्चंस करोगे बेसिक वाले तो आपको पीछे वाले पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्लास को यही खत्म कर रही हूँ, और ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 मैंने करा दिए, बाकी आप ट्राई कर लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ओके। यस मैम। ठीक है, संडे आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, वो आपको जरूर देना है, ओके। चलो फिर मैं क्लास को खत्म कर रही हूँ, और ये आप वीडियो भी देख लेना, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी, ओके। चलो फिर बाय बाय मैम। बाय बाय।